is about me. So it's been 18 years I'm working into software development and training different programming languages. Millions of students offline, online, India, abroad मिला के पढ़ा चुके हैं. Thousands or even more than that are placed in big MNCs. ठीक है. यूनिवर्सिटी टॉपर खुद भी हूँ और बहुत सारे यूनिवर्सिटी टॉपर जनरेट किए हैं. Gold medalist for C++ and Java at Tata Infotech and all, and number of other things. ठीक है. So I've taught for 3 years in Australia, Melbourne universities में, online में उनको अभी भी पढ़ाते हैं. बाकी चंडीगढ़, दिल्ली में offline centers रह चुके हैं, and nowadays teaching both online as well as offline. ठीक है. So ये जो course है, this is data structure. So detailed data structures in C++ हम इसमें करेंगे. C++ ही क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. लाइव क्लासेस रहेंगी पूरे कोर्स में. ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी आपकी. सो वी विल हैव ऑल्टरनेट डेज सेशंस, 3 क्लासेस अ वीक. प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर के, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. क्विज होगा आपका वीकली. वीकेंड पे आपको एक क्विज दिया जाएगा. सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको बेसिकली एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, जहां पर आप अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करोगे. ऐप के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव चैट ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप आपके पास होगा चैट का, जिसमें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स वाले बच्चे होंगे. सो वहां पर आप अपने प्रोग्राम्स भी शेयर कर सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, and we can communicate with each other over there. Certificates will be given once you complete the course. Obviously उसके लिए आपकी क्लासेस में अटेंडेंस होनी जरूरी है, और जो टेस्ट होंगे आपको उनको क्वालिफाई करना जरूरी है. अगर आपने क्लासेस अटेंड ही नहीं की, आपकी अटेंडेंस नहीं है, तो भी आपके सर्टिफिकेट को वो हार्म कर सकता है. And we will be planning monthly contests also for coding. So coding competitions भी रखेंगे ऐप पे, ताकि आप लोग आपस में एक हेल्दी कंपटीशन भी एक हेल्दी कंपटीशन भी कर सको. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल. ठीक है. सो आप शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कोर्स के बारे में. यू कैन ब्रिंग देम इन. सो अभी जो इनिशियल 4 क्लासेस होंगी आज की, और 3 और जो अगले हफ्ते वाली हैं, वो फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी. इनिशियल 4 लाइव क्लासेस विल बी फ्री. उसके बाद कोई फ्री लाइव क्लास नहीं होगी इस कोर्स में. देन इट विल बी अ नॉर्मल रेगुलर. जिनके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वो कर पाएंगे. ठीक है. एंड जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए जो हमारा ग्रैब 60 वाला ऑफर है, कूपन कोड जो ग्रैब 60 है, ठीक है. सो वो अगर डेटा स्ट्रक्चर्स लेना चाहते हैं, तो जिस दिन ये क्लास होगी, जैसे आज हो रही है, तो आज की क्लास के बाद मिडनाइट तक, मतलब 11:30 तक, अगर आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको ग्रैब 60 जो है वो अवेलेबल होगा. नॉट आफ्टर दैट. ओनली फॉर द डे व्हेन द स्पेशल क्लास इज देयर, मतलब व्हेन दिस फ्री क्लास इज देयर. ठीक है. अदरवाइज द ऑफर विल नॉट वर्क. चलिए, सो शुरू करते हैं कि why do we do data structures, why do we do data structures in C++ only. सबसे पहली बात है, डेटा स्ट्रक्चर्स करना ही क्यों है. अभी देखो, आप में से तो मैक्सिमम जो है आपने अभी 12th दी है. ठीक है. सो यू हैव डन 12th. अब 12th जब आपने किया है, तो उसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है वैसे तो कि C++ की जाए. बट जो AL कोडर्स हैं उनको मैंने पहले भी C++ कराई है, तो आपको थोड़ी बहुत C++ आती है. क्योंकि यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि आपको C++ का एक बेसिक प्रोग्राम लिखना आता है, आपको लूप्स वगैरह आते हैं. मैं आपको एरेज से शुरू करवाऊंगी. ठीक है. सो डेटा स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं. हम ये सीखते हैं कि बेसिक लॉजिक्स क्रिएट कैसे करने हैं, हर चीज स्क्रैच से कैसे बनेगी. इट्स नॉट लाइक पाइथन कि आपके पास एक लिस्ट है, आपने लिखा L.insert, पोजिशन बताई, वैल्यू बताई, और वो बीच में इंसर्ट हो गया. ऐसा नहीं है. वो जो लॉजिक हम पढ़ते थे ना, कि इंसर्ट कर रहे हैं तो वो अगले एलिमेंट को बोलता है खिसक, फिर वो एक एक एलिमेंट शिफ्ट होते हैं और उस जगह पर नई वैल्यू इंसर्ट हो जाती है. आप उसका कोड करोगे, you will be writing code for that. So it is not कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हमने बस इस्तेमाल कर लिया और हमारा काम हो गया. इट्स नॉट दैट. आप उस चीज को क्रिएट करोगे यहाँ पे. ठीक है. सो यू लर्न टू डू दैट. सो यहाँ पे जो है लॉजिक स्ट्रांग होते हैं कि हर चीज को बेसिक से
स्क्रैच से कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब जब मैं स्क्रैच से बोलती हूँ उसका मतलब होता है कि हमारे पास पहले से कुछ नहीं है। कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैम स्क्रैच सॉफ्टवेयर में करेंगे। नहीं बेटा, स्क्रैच सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रैच का मतलब है कि हम बिल्कुल शुरू से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हमारे पास बना बनाया कुछ नहीं है, हर चीज हम खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दैट वे वी विल बी वर्किंग। सो कंपनीज प्रेफर करती हैं उन लोगों को लेना जिनका डेटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है ना, अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर की स्किल स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो हमें रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में आती हैं, प्रोग्राम्स में आती हैं। हम उसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमारे लॉजिक्स स्ट्रांग होंगे, और जिसका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है उसके लॉजिक्स तो सुपर स्ट्रांग होते हैं। फाइन, ये चीज आप समझ के चलो। सो दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। फिर वो चाहे आपकी गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे अमेजॉन हो, या कोई भी फैंग कंपनीज या मैंग कंपनीज हो, वो डीएसए को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो आप यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस हैं, आप कोई सी भी सर्च कर लो कि व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स, यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो इट्स नॉट ओनली मी, एवरीबडी सेज द सेम थिंग। नाउ वाई डेटा स्ट्रक्चर इन C++? आप डेटा स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि डेटा स्ट्रक्चर C++ में ही करना है। मैं डेटा स्ट्रक्चर जावा में भी कर सकती हूँ, मैं पाइथन में भी कर सकती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स क्या है कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं कि क्या वो हमें ऑप्टिमल टाइम में रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सो वो ऑप्टिमल टाइम में रिजल्ट कैसे आएगा। अब उसके बाद जब आप एल्गोरिदम बना लेते हो तो कोडिंग तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। C++ में हम इसलिए करते हैं क्योंकि C++ में इट इज ईजियर टू मैनेज दी मेमोरी लोकेशंस। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है पॉइंटर्स का, जो हम करेंगे अभी आगे जाके। वो कंसेप्ट ना तो जावा में है ना ही पाइथन में है। दैट हेल्प्स यू टू वर्क ऑन इट। मोर ओवर द कम्युनिटी ऑफ पीपल जो डेटा स्ट्रक्चर इन C++ करते हैं, दैट इज वास्ट। सो इफ यू गेट some problem, if you get stuck somewhere, so you can seek out for help कि भाई मेरे को डेटा स्ट्रक्चर C++ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। जबकि जावा और पाइथन, अभी पाइथन मोस्ट रीसेंट है और जावा उससे थोड़ा कम, तो सबसे ज्यादा आपको रिसोर्सेज जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स इन C++ के मिलेंगे, फिर आपको जावा के, फिर आपको पाइथन के। मैं तो तीनों ही कराऊंगी। हम शुरू डेटा स्ट्रक्चर्स इन C++ से कर रहे हैं, but later on we will be having courses for data structures in Java as well as in Python also. But C++ is the best language to work with data structures. हम data structures C में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एल्गोरिदम वही रहेगा, सिर्फ आपका प्रोग्राम लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। एल्गोरिदम इज नॉट गोइंग टू चेंज, एल्गोरिदम विल रिमेन द सेम, ठीक है। सो एल्गोरिदम इज द वे यू राइट इट। सो इतना समझ आ गया व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाई इन C++। तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो यू विल गेट टू नो ओवर देयर। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर दैट। ओके, ये दिख रहा है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आधा बोर्ड है ना। सो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? द वे वी ऑर्गेनाइज द डेटा एंड वी एनालाइज द डेटा। नहीं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स का पार्ट है लकी। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। Data structure is to store the data in the best possible way so that the operations can be performed on it in less time and it gives you better results. So data structures में हम दो तरह के data structures पढ़ेंगे. We will be doing linear data structure and non-linear data structure. लीनियर का मतलब वो होता है जहां पर आप नंबर्स को कह सकते हो कि भाई ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। व्हेन दे आर इन अ लाइन, दैट्स कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर में एरेज आ जाएगा, मेट्रिसेस आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, देन यू हैव स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिंक्ड लिस्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये लिंक्ड लिस्ट। देन वी हैव नॉन लीनियर में ट्रीज,
एंड ग्राफ्स। ठीक है, सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम इस कोर्स में कवर करेंगे। सो 3 मंथ्स का टाइम हम लेके चल रहे हैं। 3 मंथ्स तो लग ही जाएगा, होपफुली ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लग भी सकता है, बट वी विल गो स्लो, वी विल कंज्यूम प्रॉपर टाइम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, ताकि कोई भी टॉपिक इसमें से ऐसा ना रहे कि जिसमें आपको बाद में कोई डाउट है। बना सकते हो हर्षित? नहीं, इट्स नॉट दैट लकी। ये ग्राफ्स वो नहीं है, ये ग्राफ्स वो नहीं है। यहां पे एरेस क्या है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इसमें कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, इसमें आप नंबर स्टोर करते हो या कुछ भी वैल्यू स्टोर करते हो वन आफ्टर द अदर। सो पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे है, फिर 1, फिर 2 एंड ऑल। ट्री का जो मतलब होता है कि जो डेटा है ना वो ऐसे स्टोर होता है, हायरार्किकल फॉर्म में, है ना, कि एक डेटा है वो आगे 2 या 3 के साथ लिंक्ड है, फिर वो फर्दर लिंक्ड है। सो दिस इज ट्री। ग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी डेटा किसी के साथ भी कनेक्टेड है। अब देखो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की ना एप्लीकेशंस हैं। जैसे ट्री है, कभी आपने नोटिस किया है कि आपके पास एक ड्राइव होती है, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर कितने सारे फोल्डर होते हैं, उसके अंदर फिर से फोल्डर या फाइल्स होते हैं। तो इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? यू कैन डू दैट जिया, यस। नेस्टेड फोल्डर तो है, पर वो रिप्रेजेंटेशन क्या है? ट्री है ना, सी ड्राइव। इसके अंदर मैंने 3 फोल्डर्स बना लिए, एबीसी, XYZ, LMN। उसके अंदर फिर से फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, है ना। सो ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? ट्री के थ्रू। आप लोगों ने 12th में कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था। वी स्टडीड कि हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, देयर इज मेश टोपोलॉजी, इस तरह से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ ग्राफ, कि कोई भी डिवाइस किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर जो हम नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि जो आईपी प्रोटोकॉल है उसका काम है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड होता कैसे है, उसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम काम करता है, वो आप यहाँ सीखोगे। सो वो डेटा स्ट्रक्चर्स में आप सीखोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, उसके पीछे कितने एल्गोरिदम्स हैं, उसमें से बेस्ट कौन सा है, किस बेसिस पे हम बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो वो जो प्रोटोकॉल्स हम करते हैं उनकी भी तो कोडिंग होती है ना, और उनकी कोडिंग आप कर सकते हो सी या सी प्लस प्लस में। तो दैट ऑल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर एक्चुअली प्रोग्राम्स जिनकी कोडिंग की जाती है। यस जिया। हम गलती से हो गया। पता नहीं। ठीक, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वी आर गोइंग टू कोड फॉर दैट। तो हम ये जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, आपने 12th में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि स्टैक यूज करके हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, उसके प्रोग्राम्स करेंगे हम यहाँ पे, कि हम एक इनफिक्स नोटेशन भेजें तो आपका प्रोग्राम उसका पोस्टफिक्स निकाल के हमें देगा। वी विल बी डूइंग कोडिंग फॉर ऑल दैट, ठीक है। सो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक स्पेस और एक टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना लगेगा, है ना। सो एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हाउ मच टाइम विल इट टेक। एंड सिमिलर वे जो हमारा दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कहता है कि स्पेस कितना लगेगा। एंड वी हैव अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि या तो तुम टाइम बचा सकते हो या फिर तुम स्पेस बचा सकते हो, दोनों में से एक ही चीज बचती है, ठीक है। सो ईदर यू कैन सेव द टाइम और यू कैन सेव द स्पेस, जिसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहा जाता है। एज अ प्रोग्रामर आप क्या बचाने की कोशिश करोगे? आप क्या चाहोगे कि आपका प्रोग्राम कम टाइम ले या कम स्पेस ले? व्हाट वुड यू चूज? व्हाट वुड यू चूज एज अ प्रोग्रामर? लकी स्पेस बचाएगा, टाइम बचाएंगे भाई, टाइम। भगवान की दया से कहो या ये जो चिप बनाने वाले हैं उनकी दया से कहो,
कि मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तो बड़ी बड़ी रैम मिल जाती है, एसएसडी हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज है, फ्लैश मेमोरीज हैं, तो इतनी मेमोरी की प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें चाहिए टाइम कम लगे, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। सो वी हैव टू सेव द टाइम, और हम दोनों में से एक चीज बचा सकते हैं। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाते हैं हम, है ना। वी मेक अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। अब उसको करने के दो तरीके होते हैं। पाइथन को अगर हम आउट ऑफ द सीन कर दें तो, पाइथन तो खैर एक्सेप्शनली अलग ही लैंग्वेज है ना, उसमें तो हम एक लाइन से ही कर देते हैं। बट अगर हम पाइथन की बात ना करें, हम नॉर्मल सी प्लस प्लस जावा की बात करें, तो स्वैपिंग जो है वो दो तरीके से होती है, या तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल या विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो स्वैपिंग में एक तरीका है कि आप ए को सी में पुट करो, ए खाली हो जाएगा तो बी को उसमें पुट कर दो, और ये कर दो। सो या तो ऐसे स्वैप हो सकता है, विदाउट थर्ड वेरिएबल के ऐसे हो सकता है। ये तो सबको याद है ना, और आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। सो ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब जो पहले वाला केस है, इसमें कम टाइम लगेगा या दूसरे वाले में? किस वाले में कम टाइम लगेगा? फर्स्ट वाले में कम टाइम लगेगा या दूसरे वाले में कम टाइम लगेगा? फर्स्ट वाले में कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ असाइनमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। सो दिस विल यूज लेस टाइम बट इट विल नीड मोर स्पेस, क्योंकि इसमें सी भी चाहिए। इसमें लेस स्पेस बट टाइम ज्यादा चाहिए, क्योंकि 3 अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो रही है यहाँ पे, है ना। सो 3 अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर बीइंग डन, तो ये टाइम ज्यादा लेगा, स्पेस कम लगेगा। लेकिन इसमें कम टाइम चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, तो आई विल प्रेफर यूजिंग दिस, ठीक है। सो या तो आप टाइम बचा सकते हो या स्पेस बचा सकते हो, सो योर विश। तो हम कहते हैं टाइम बचाओ, स्पेस लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअली में शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं अभी आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि एरे, स्टैक, सब कुछ क्या होता है, अदरवाइज विल गेट इनटू ऑल दैट। तो हम शुरू करते हैं पहले डेटा स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है एरेज, ठीक है। इसको कुछ लोग अरे भी बोलते हैं। अब आप अरे बोलो या एरे बोलो, एक ही बात है। सो एरे की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। अब होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स हैव टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होंगे। अगर इंटीजर्स है तो सबके सब इंटीजर्स हैं, फ्लोट है तो सबके सब फ्लोट है, कैर है तो कैरेक्टर है, मिक्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो एरेज इज homogeneous collection of data. So it is homogeneous collection of data under a single variable name. तो एक ही आइडेंटिफायर के अंदर सारे की सारी वैल्यूज होती हैं। सो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम इज कॉल्ड एरे, ठीक है। सो दैट इज सेड टू बी एन एरे। अब एरे के और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरे का, और डेटा स्ट्रक्चर में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि इट इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सिंगल एलिमेंट इज रेफर्ड बाय इट्स पोजीशन इन द एरे। सिंगल एलिमेंट is referred using its position in the array called index or subscript. Which starts from 0. तो 0 से शुरू होती है, ठीक है। अगर 10 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। रैंडम एक्सेस है, मतलब डायरेक्टली किसी भी पोजीशन से हम वैल्यू को फेच कर सकते हैं। अब इस कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के पीछे क्या मतलब है? सो इफ आई टॉक अबाउट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो इसका मतलब है कि अगर मेमोरी में 5 साइज का एरे बन रहा है, तो वो अगर एड्रेस 310 पे शुरू हो रहा है,
एक इंटीजर लेटेस्ट कंपाइलर्स में 4 बाइट्स लेता है, तो अगला 314 पे होगा, 318 पे होगा, 322 पे होगा एंड 326 पे होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 एलिमेंट्स कहीं और स्टोर हो जाएं और 2 कहीं और हो जाएं। ये तो 5 है। अगर 50 होते, 500 होते, कितने भी होते, तो वो सारे के सारे सेम लोकेशन पे ही स्टोर होते हैं, कंटिगियस लोकेशन पे ही स्टोर होते हैं। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी बन जाता है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा एरे चाहिए तो हमें हो सकता है कि मेमोरी में कंटिगियस लोकेशन ना मिले। आपके पास मेमोरी फ्री तो है लेकिन कंटिगियसली फ्री नहीं है, कुछ इस हिसाब से फ्री है, तो आप एलोकेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्री तो है बट कंटिन्यूअसली फ्री नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। तो नाम से ही वो क्या कह रहा है, लिंक्ड लिस्ट, कि कंटिन्यूअस में नहीं है लिस्ट, कुछ डेटा स्टोर करेंगे। जैसे यहां पर हमने कुछ डेटा स्टोर किया इधर, ठीक है, उस डेटा को स्टोर किया, कहां पे पहला डेटा है वो होल्ड करा लिया, तो यहां पर एड्रेस स्टोर करेंगे कि अगला डेटा कहाँ है, फिर वहां डेटा होगा, वहां पर एड्रेस होगा कि अगला डेटा कहाँ है, फिर वहां पर एड्रेस होगा कि अगला डेटा कहाँ है, और जब डेटा खत्म हो जाएगा तो नल, मतलब आगे अभी और डेटा नहीं है। सो जब ऐसे लिंक कर करके डेटा स्टोर होता है तो उसको लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, बट इसको पहुंचने तक अभी हमें टाइम लगेगा, बट दैट इज लिंक लिस्ट। एंड एरेज और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये तो इंटरव्यू वालों का हॉट टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर आप अपना रिटन क्लियर करते हो और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन तो जो है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरे एंड लिंक लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब लिंक लिस्ट शुरू करेंगे, बट अभी के लिए मेजर डिफरेंस ये है कि लिंक लिस्ट जो है वो आपकी क्या है, नॉन कंटिगियस है, अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर हो सकता है। एरे जो है वो कंटिगियस है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो एरे है वो रैंडम एक्सेस है, मतलब मेरे को सीधे 10वें एलिमेंट पे जाना है, मैं जा सकती हूँ। मेरे पास 500 एलिमेंट है, मुझे 256 एलिमेंट पे जाना है, मैं जा सकती हूँ। लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास एड्रेसेस ही नहीं है। आप पहले वाले से ही शुरू करोगे, आपको जहां भी जाना है, स्टार्ट से अगले पे जाओगे, उससे अगले पे जाओगे, उससे अगले पे जाओगे, तो ये सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए शुरू पहले से ही करना पड़ता है, वो इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, बट वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल फर्दर। अभी आपको जो पॉइंट्स पक्के पक्के याद रखने हैं वो ये हैं कि होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम एरे कहते हैं, कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा, दूसरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना भी साइज है, एंड ऑब्वियसली इसका हमने एक नाम दिया होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देकर हम वैल्यू को फेच कर सकते हैं एज वेल एज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इज दिस मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। सो अब बात आती है कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। हाउ विल यू टेल कि जो चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो सी प्लस प्लस में वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक एरे है, ठीक है। सो एरे डिक्लेरेशन, बिफोर आई टेल यू एरे डिक्लेरेशन, में आपको एक अच्छा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरे मास्टर्स का वाइवा था ना, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस का, तो कॉलेजेस में यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस से ही होता है। जब आप बीटेक करोगे या जब आप पीसीए करोगे, इवन मेरे एमसीए में भी सी प्लस प्लस में ही था। सो वी यूज टू गो फॉर प्रैक्टिकल्स टू दी अदर कॉलेज, मतलब एग्जामिनर हमारे कॉलेज में नहीं आते थे, हमें एक कॉलेज अलॉट होता था, वहां जाके आपको प्रैक्टिकल और वाइवा देना होता था। सो व्हाट सेंटर आई गॉट वाज एन इंस्टीट्यूट, मतलब वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे और वो लोग कोर्सेज कराते थे, ये सारे बैचलर मास्टर्स वाले, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, सो इट वाज एफिलिएटेड थ्रू दैट। तो जब मेरा वाइवा था ना वहां पे, तो वहां पे ना मेरी बहस हो गई वाइवा लेने वाले से कि लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, उस पर बात हो रही थी। सो देयर इज एन ऑपरेशन कॉल्ड इंसर्शन डिलीशन। ही सेड इंसर्शन डिलीशन इज इजियर इन एरे। आई सेड नो, इट इज इजियर इन लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखो, एक एरे में अगर इंसर्शन करनी है, यहां पर आपके पास एलिमेंट्स हैं, इफ आई हैव टू इंसर्ट समथिंग हेयर, मुझे इन सबको एक एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। अब हो सकता है इसके पीछे 200 एलिमेंट्स हो, तो ये 200 शिफ्ट होंगे, तब जाकर ये नया एलिमेंट यहां पर इंसर्ट होगा। लेकिन अगर लिंक लिस्ट में आपको कहीं पे इंसर्ट कराना है,
तो ऐसे होता है कि मुझे यहाँ इंसर्ट कराना है, तो मुझे सिर्फ इस एड्रेस को चेंज करना है और इस एड्रेस को चेंज करना है, ये यहाँ पे जुड़ गया बीच में। कौन सा इजी है ज्यादा? कौन सा इजी है? आप बताओ अपनी नॉलेज, जितना आपको अभी दिख रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, किसमें सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा? सेकंड वाले में कम करना पड़ेगा, है ना? सिंपल सी चीज है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने वाले को समझ में नहीं आ रही थी। उसने बोला कि एरे में इजी है, मैंने कहा नहीं, लिंक लिस्ट में इजी है। एंड देन आई एक्सप्लेन दिस थिंग। अब वहां पे तो जोश आ गया था, वो डेटा स्ट्रक्चर को कैसे कुछ बोल दिया, भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, वो भी C++ में। सो देयर आई आर्ग्यूड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसके बाद मेरे को वहां से बाहर निकल के लगा कि चलो बेटा ये तो नंबर गए, इसमें तो ना आते नंबर अब। बट यू वोंट बिलीव, मार्क्स तो आए। ठीक है, मार्क्स तो आए। उसके बाद जैसे ही एग्जाम्स हुए, उस इंस्टीट्यूट से फोन आया कि वुड यू जॉइन अस एज अ डेटा स्ट्रक्चर फैकल्टी इन आवर इंस्टीट्यूट। आई वाज लाइक, मतलब क्या बात है, ठीक है। तब मेरा भी फाइनल ईयर रहता था, सो आई डिड नॉट जॉइन, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था। मार्क्स भी दिए, जॉब भी दी। सो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये। यू विल एंजॉय इट अ लॉट। एंड साढ़े नाल रहोगे तो प्रोग्रामिंग तो एंजॉय करनी पैनी है ना? बिना एंजॉय किए तो हम कोडिंग करते ही नहीं वैसे ही, बिकॉज कोडिंग इज लव। हाँ, वो मैंने ठुकरा दी फिर। सो एरे डेक्लेरेशन, बिकॉज अभी एक साल पढ़ा था, तो मैंने कहा भाई कॉलेज के साथ साथ नहीं करनी जॉब। अब एरे डेक्लेरेशन होती कैसे है? एरे डेक्लेरेशन कैसे होती है? वी राइट द डेटा टाइप, वी राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड वी गिव द साइज, एंड देन वी पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, अब ये डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट, देन जो भी नाम आप एरे का देना चाहते हो, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, और यहाँ पर साइज लिखेंगे। जो पुराने कंपाइलर्स हैं, टर्बो वगैरह, उसमें ये रूल होता था कि हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ही देते थे, हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते थे। पर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम अब लिख सकते हैं। लेटेस्ट वाले सारे कंपाइलर्स में आप n भी लिख सकते हो यहाँ पे। बट एनी हाउ, दिस इज द मैक्सिमम साइज। ठीक है, ये आपने मैक्सिमम साइज बता दिया कि इस एरे में 10 एलिमेंट्स अब स्टोर हो सकते हैं, 10 से ज्यादा आप ले नहीं पाओगे। ठीक है, सो इंट A10, 10 इज द मैक्सिमम साइज। आप यहाँ ये साइज बदल सकते हो, बट जो भी दिया है उतनी मेमोरी हमें एलोकेट हो जाती है। तो अगर 4 बाइट्स एक सिंगल इंटीजर को चाहिए, तो इस एरे को 40 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी मेमोरी में। सो 40 बाइट्स आर एलोकेटेड। अगर आपको सिंगल एलिमेंट को रेफर करना है, तो आप लिख सकते हो A0 इज इक्वल टू 15। पर ऐसे कौन लिखेगा? ये तो कोई मतलब नहीं ना, ऐसे 10 एलिमेंट थोड़ी ना मैं इनपुट करूंगी। सो यहां पर आपको काम आएगा लूप। सो वी विल बी यूजिंग लूप ओवर हियर, जिसकी हेल्प से आप एक एक एलिमेंट को फेच कर पाओगे। ठीक है, सो इफ वी हैव टू कोड टू इनपुट एन एरे, तो हम कैसे करेंगे? हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। एसक्यूएल जैसा नहीं है, सिर्फ सेमीकोलन देख के लग रहा है आपको एसक्यूएल जैसा। I save it with the name arr1.cpp। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? int A10। इसके अलावा मुझे एक आई और वेरिएबल चाहिए। मैंने यूजर को बोला एंटर एनी 10 नंबर्स। अब सीधे तो एरे इनपुट नहीं हो सकता ना, एक एक एलिमेंट कराना है। I is equal to 0, I less than 10, I plus plus। एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे? C in AI, and then you can write entered numbers are। नॉर्मली आपका एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है,
लेकिन एरे क्या कर सकता है? मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है, और वो वैल्यूज होल्ड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे। सेव दिस प्रोग्राम। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये कैसे काम कर रहा है? आपने पहले उसको बता दिया कि मेरे पास एक एरे है a जिसका साइज है 10। देन आई हैव टेकन वन इंटीजर वेरिएबल ओवर हियर। यूजर से पूछा एंटर एनी 10 नंबर्स। तो फॉर लूप सी प्लस प्लस में हम ऐसे लिखते हैं, फॉर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन आएगी कि आई कहां से शुरू हो। आई शुरू होगा 0 से। आई इक्वल टू 0 ट्रू है। आई लेस देन 10, सॉरी, आई इक्वल टू 0 इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ट्रू कैसे होगा? आई इज इक्वल टू 0 से सिर्फ आई में 0 चला जाएगा। आई लेस देन 10 इज ट्रू। फिर सी इन ए आई काम करेगा। तो इस टाइम पे आई की वैल्यू 0 है, तो जो वैल्यू इनपुट होगी वो ए 0 पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको 5 एलिमेंट्स रीड करके दिखाती हूँ पहले, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे काम कर रहा है। जस्ट अ सेक। देखो, आपके पास ये एरे बना है, इसमें 10 एलिमेंट्स की जगह है। ठीक है, आई पहले कितना है? 0। फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट इनपुट होगा वो आपका ए 0 पे स्टोर हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस का मतलब है आई को 1 से इंक्रीज कर दो, तो आई 1 हो गया। अब 1 लेस देन 5 भी ट्रू है। सी इन ए 1, जो मैंने इनपुट किया वो यहां पे स्टोर हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस से वो 2 हो जाएगा। फिर जो नंबर आएगा यहां स्टोर हो जाएगा। फिर 3 पे आ जाएगा। फिर 4 पे आ जाएगा। जब आई 5 होगा तो 5 लेस देन 5 इज फॉल्स, है ना? 5 लेस देन 5 इज फॉल्स। पीछे क्या होगा? गार्बेज वैल्यूज, कुछ भी पड़ा है हमें नहीं पता। सो यहां पर 5 लेस देन 5 इज फॉल्स, लूप से बाहर आ गया। अब अगर तो आप प्रिंट कराते हो एंटर नंबर्स आर, आई 0 लेस देन 5, ए 0 पे क्या है? 10 प्रिंट हो गया। फिर 7, फिर 9, फिर 15, फिर 12, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर गलती से आपने यहाँ पे लेस देन 10 लिख दिया तो ये पीछे वाली गार्बेज वैल्यूज को भी प्रिंट कर देगा। हाँ, यस लकी, यू कांट डिक्लेयर द वेरिएबल अगेन जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो विद इन द सेम स्कोप। विद इन द सेम स्कोप मतलब विद इन द सेम कर्ली ब्रैकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको रन करती हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट g++, क्या नाम दिया था मैंने? arr1.cpp। आप कोड ब्लॉक में डेव सी प्लस प्लस में जहां पे भी सी प्लस प्लस रन कर रहे हो वहां पे इसको कर सकते हो। I'm going to execute this. मैसेज में 10 है पर हमें इनपुट तो 5 ही करने हैं, सो आई एम गोइंग टू एंटर द नंबर्स, और वही नंबर्स उसने प्रिंट करा दिए। ठीक है, पर आप एक चीज देखो, अगर मैंने गलती से इसको 10 कर दिया, ठीक है, अब मैंने इसको रिकम्पाइल किया और एग्जीक्यूट किया। अब आप देख रहे हो 1 2 4 6 3 तो आने ही थे, ये तो मैंने इनपुट किए थे, है ना? अब ये बाकी के जो 5 है ये कुछ भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 आएंगे। तो जो आपको मेमोरी एलोकेटेड है वो एलोकेटेड है, चाहे आप यूज नहीं कर रहे हो। तो जो आपने एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी वो तो एलोकेटेड ही रहेगी इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। वहां पे जो भी कुछ पड़ा हुआ है पहले का वो उसको प्रिंट कर रहा है, एंड दीज आर सेड टू बी गार्बेज वैल्यूज। क्या कहते हैं इसको? गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है पर पहले से पड़ा है, तो वी कॉल इट गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया? बाकी का काम तो वही लिस्ट के जैसा ही है। आपको अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का डबल प्रिंट कराना है तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, है ना? तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके शो कर देगा। अब ऐसे ही एरेस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो हम 6 ऑपरेशंस करेंगे इस पे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कौन से हैं। सो डबल ऑफ वैल्यूज यू आर गेटिंग हियर, है ना?
So when you talk about the operations on data structure, specifically operations on arrays. So operations on arrays में सबसे पहला ऑपरेशन है ट्रेवर्सल. ट्रेवर्सल का मतलब तो आप लोगों को पता है ना? Then we have insertion, we have deletion, we have searching, we have sorting and merging. ठीक है, सो ये 6 ऑपरेशंस हम एरेस के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं. ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग. ट्रेवर्सल हमने एक तरह से अभी कर भी लिया. ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. तो जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पाइथन में भी किया था, लिस्ट का ट्रेवर्सल, डिक्शनरी का ट्रेवर्सल. सो ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, जब आप उसके हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक ही बार प्रोसेस करते हो. सो व्हेन वी प्रोसेस ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, दैट इज सेड टू बी ट्रेवर्सल. ठीक है, सो आप एक लूप लगाते हो जिसमें आपने 0 1 2 3 4 सारे इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस किया, तो उसको हम ट्रेवर्सल कह देंगे. सो दैट इज ट्रेवर्सल ऑफ द एरे. इंसर्शन का मतलब है कि एरे में बीच में किसी भी पोजीशन पर आपको एलिमेंट इंसर्ट कराना है. डिलीशन का मतलब है किसी भी पोजीशन से डिलीट कराना है. सर्चिंग का मतलब है कि मेरे पास एरे में एलिमेंट्स हैं एंड आई वांट टू लुक फॉर अ वैल्यू, मैं ढूंढना चाहती हूँ किसी वैल्यू को उसके अंदर, तो उसको हम सर्चिंग कहेंगे. सॉर्टिंग का मतलब है कि आपके पास एक एरे है, अब आपको उसके डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड हम 10 सॉर्टिंग्स करने वाले हैं यहाँ पे. कैन यू इमेजिन? अब सिर्फ डॉट सॉर्ट लिखने से सॉर्ट नहीं होगा. देयर आर 10 डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स जो मैं आपको इस कोर्स में करवाऊंगी. मर्जिंग का मतलब होता है कि 2 सॉर्टेड लिस्ट है, उनको कंबाइन करना है इस तरीके से कि जो तीसरी लिस्ट बने वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो. सो सॉर्टेड लिस्ट को कंबाइन इस तरह से करेंगे कि जो लिस्ट बनेगी वो सॉर्टेड होगी. ठीक है, सो हम सॉर्टिंग में करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, वी विल बी डूइंग बबल सॉर्ट जिसको एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, वी विल बी डूइंग इंसर्शन सॉर्ट, वी विल बी डूइंग शेल सॉर्ट, वी विल बी डूइंग क्विक सॉर्ट, हम करेंगे रेडिक्स सॉर्ट, हम करेंगे हीप सॉर्ट, हम करेंगे मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट. कितनी हो गई? 9. एक और कौन सी थी? क्विक हो गई, रेडिक्स हो गई, हीप हो गई, मर्ज हो गई, एक और सॉर्ट है जो भी नाम है उसका. तो वील डू 10 डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स वी विल बी डूइंग ओवर हियर. ठीक है, सो वील डू ऑल द सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड हम करेंगे इनके कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर. तो सिर्फ सॉर्टिंग टेक्निक्स कर क्यों रहे हैं हम? इसको करने के पीछे रीजन क्या है? 10 करके क्या मिल जाएगा? काम तो सबका एक ही है ना, रिजल्ट तो सबने एक ही देना है. तो हम इसको करेंगे क्यों अलग अलग? ताकि हम इनको कंपेयर कर सके, हम इनकी वर्किंग को कंपेयर कर सके, हम ये देख सके कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी सॉर्टिंग आपको बेस्ट रिजल्ट देती है, किसमें कम टाइम लगता है, किसमें ज्यादा टाइम लगता है. कम लग रहा है तो क्यों कम लग रहा है, और अगर ज्यादा लग रहा है तो क्यों ज्यादा लग रहा है. सो दैट इज वॉट यू हैव टू स्टडी, दैट इज द स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. सो उस चीज को हम डेटा स्ट्रक्चर्स की स्टडी कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज वॉट वी विल बी डूइंग ओवर हियर. सर्चिंग हमारे पास 2 ही होती है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है. और सर्च की एक और टेक्निक होती है जिसे हैशिंग कहते हैं. सो हैशिंग इज अ डिफरेंट थिंग बट दैट्स यूज्ड फॉर सर्चिंग. ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी जो बेसिक एरेस के ऊपर है वो ये सारे ऑपरेशंस हैं व्हिच वी विल बी परफॉर्मिंग. ठीक है, अब एरेस की ही अगर हम बात करें तो एरेस को आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो. सो अभी मैंने क्या किया, एरे यूजर से पूछा है. ठीक है, इफ आई वांट आई कैन इनिशियलाइज एन एरे आल्सो. एंड इनिशियलाइजेशन कैसे होती है कि आप यहाँ पर साइज बताओ, और अगर इनिशियलाइज कर रहे हो तो साइज देना भी ऑप्शनल है. आप यहाँ पे जितने एलिमेंट्स लिखोगे ऑटोमेटिकली वो उसका साइज उतना ले लेगा. और अगर बाय चांस आपने कम दे दिए, हैश मैप हैशिंग से भी बड़ी चीज है लकी, बट या इट इज रिलेटेड टू सर्चिंग ओनली. अब जैसे मैंने यहाँ पे साइज भी 7 दिया है और वैल्यूज भी 7 दिए, तब तो ठीक है ना? तब ठीक है, 0 पे ये चला जाएगा, 1 पे ये चला जाएगा, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, दैट इज फाइन. अगर आपने यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज इसमें नहीं होंगी, अगर आपने यहाँ पर साइज 10 दिया होता,
ठीक है, जैसे ये मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। अब 7 साइज है और मैं 7 ही एलिमेंट्स प्रिंट करा रही हूँ एंड आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो वो इन 7 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। आई मैंने हटा दिया था, सो आई इज नॉट डिक्लेयर्ड, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, बिकॉज ए के साथ ऊपर डिक्लेयर था तो मैंने वहां से हटा दिया था। हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं लूप के साथ भी। सो ऐसे भी लिख सकते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, अगर आपको सिर्फ उसे एक ही लूप में यूज करना है तो। सो सी प्लस प्लस में वेरिएबल डिक्लेयर्ड होना चाहिए यूसेज से पहले, पर डिक्लेयर कहीं पे भी हो सकता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स, यही थे ना, प्रिंट हो गए। अच्छा, व्हाट इफ साइज 10 होता लेकिन आपने एलिमेंट 7 दिए हैं, ठीक है, साइज 10 है बट मैंने इनिशियलाइजेशन में सिर्फ 7 ही दिए हैं। अब अगर मैं इसको देखूंगी, आई कंपाइल एंड आई रन, तो जो बाकी के 3 एलिमेंट्स है ना वो 0 आएंगे हमेशा। ये बाय चांस नहीं है कि 0 आए हैं, इसे कहते हैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन। तो जब आप एरे को पार्शियली इनिशियलाइज करते हो, मतलब आपने उसको एक एलिमेंट भी इनिशियलाइज कर दिया, तो जो बाकी की बची हुई जगह होती है वहां पे गार्बेज वैल्यू नहीं होती, वहां पे 0 आता है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर इनिशियलाइज नहीं किया है, यूजर से इनपुट किया है, तो इट विल बी हैविंग गार्बेज वैल्यूज। देखो सारे जीरोस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनिशियलाइज ना किया होता, आपने सिर्फ पहला इनपुट किया होता और नॉर्मल डिक्लेरेशन की होती, तो पीछे गार्बेज वैल्यूज हो सकती थी, बट पार्शियल इनिशियलाइजेशन में पीछे गार्बेज वैल्यूज नहीं होती है। एंड ऑब्वियसली साइज 10 देके 11 वैल्यूज दोगे तो एरर आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसका साइज देती हूँ 2 और मैं यहां पर वैल्यूज दे देती हूँ 3, शुड इट वर्क? नहीं, है ना। एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे इनिशियलाइजर, तो वो आपको उससे कम या उतने दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अच्छा, अब एक चीज देखें, मैंने साइज भी 2 दिया, मैंने वैल्यूज भी 2 दी, लेकिन मैं प्रिंट 10 करवा रही हूं। इट विल नॉट शो एनी एरर, पर ये कुछ आ गया, ये क्या? अब अगर ये जावा होता तो एरर आता। एक्सक्यूज मी। अगर ये जावा होता तो एरर आता। हाँ, ये गार्बेज वैल्यूज है क्योंकि ये आपके एरे को तो एलोकेटेड ही नहीं है जगह। ये जो स्पेस है ये आपके एरे को एलोकेटेड ही नहीं है। आपके एरे को सिर्फ ये 2 जगह एलोकेटेड थी, 12 और 18 वाली। उसने 12 और 18 तो वहां से प्रिंट किया। अब वो करता क्या है, वो करता क्या है कि वो ना उसमें ऐड करता जाता है। मान लो इसका बेस एड्रेस मेमोरी में 214 था, सो 214 पे 12 पड़ा था, वो प्रिंट करा दिया उसने। अगला एड्रेस है 218, उस पे ये पड़ा था, प्रिंट करा दिया। अगला एड्रेस क्या हो जाएगा? 222, क्योंकि क्या हो रहा है, 214 प्लस 0 इज द सेम एड्रेस, 214 प्लस 1 मतलब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इज दिस, उस पे से ये एड्रेस आ गया। प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस इज दिस, उस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। फिर उससे अगले एड्रेस को प्रिंट कर देगा, फिर उससे अगले एड्रेस को प्रिंट कर देगा, जबकि वो हमने एलोकेट भी नहीं किया हुआ, वो है ही नहीं हमारे प्रोग्राम के पास। लेकिन सी प्लस प्लस जो है वो उसके ऊपर चेक नहीं लगाती है। तो सी प्लस प्लस डज नॉट पुट अ चेक ऑन दिस कि आप जिस मेमोरी को रेफर कर रहे हो वो आपको एलोकेटेड भी है कि नहीं। सो ये एक इसका फायदा भी है कि प्रोग्रामर के हाथ में कंट्रोल आ जाता है मेमोरी का, और ये ड्रॉबैक भी है कि कभी कभी हम गलत काम भी कर देते हैं जिससे प्रोग्राम हैंग हो सकता है। अभी तो हम प्रिंट करा रहे हैं, मान लो इस पे इनपुट करा देते और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोर्ड होता। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टोर्ड होता तो वो ओवरराइट हो जाता, उससे हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए, उससे हो सकता है प्रोग्राम हैंग हो जाए, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो सी प्लस प्लस मेमोरी को चेक नहीं करता है, मेमोरी एड्रेसेस पे चेक नहीं लगाता है,
ठीक है। और ये चीज जावा में बहुत सॉलिड है। जावा में अगर आपने 2 लिया है तो भाई 0 और 1 इंडेक्स ही यूज करोगे। 2 लगाओगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा, आप नहीं कर सकते वहां पे। पर सी और सी प्लस प्लस में ये चेक नहीं है, तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर एड्रेसेस को डील करने के लिए मेरे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जावा में नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर भी प्रेफर करते हैं सी प्लस प्लस में करना। सो ये फायदा भी है, नुकसान भी है, तो ध्यान से यूज करोगे तरीके से तो ये फायदा है। किसी भी चीज का जब तक उसको अच्छे से यूज किया जाए तो बेनिफिट होता है, जब उसको मिस यूज किया जाए तो उसके नुकसान हो जाते हैं। सो यू हैव टू सी हाउ आर यू यूजिंग इट। इसीलिए सी प्लस प्लस में वायरसेस बनते हैं, जावा में नहीं बनते। आप कहीं पे पढ़ोगे तो जावा इज नॉट द लैंग्वेज टू क्रिएट वायरसेस। वायरसेस किस में बनते हैं? सी में या सी प्लस प्लस में। तो जो वायरस अगर मुझे क्रिएट करना है जो मेमोरी की किसी भी मेमोरी लोकेशन को जाके उड़ा दे, खराब कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो मोस्टली वायरसेस हम सी या सी प्लस प्लस में क्रिएट करते हैं। जावा में तो वायरस बन ही नहीं सकता। ठीक है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन। तो आज हमने बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ करी है कि भाई एरे होता क्या है ना। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च आज तो नहीं हो पाया, पर जो हुआ क्या वो करके मजा आया? जितना किया वो समझ आया? डिफरेंट लगा कुछ पाइथन से? ठीक है। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी बहुत कुछ है डेटा स्ट्रक्चर्स में, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ करने के लिए है। आप क्या करोगे अभी? वॉट यू हैव टू डू एज होमवर्क इज वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे या ट्यूसडे, किस दिन रखी है इसकी? सी प्लस प्लस की क्लास। लकी सी प्लस प्लस हमने मंडे ऑल्टरनेट्स रखा है ना। सो ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स वील हैव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो अगली क्लास में मैं अब आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कराऊंगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक प्रोग्राम बनाना। आपको सिंपल एक एरे लेना है, इनपुट करवाओ या इनिशियलाइज कराओ, आपकी मर्जी है। एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 5। बेसिक पाइथन में भी किया हुआ है आपने, बस उसको सी प्लस प्लस में करना है। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे डिविजिबल बाय 5। हो जाएगा? ठीक है जी। सो इजी है, ट्राई करो। अगर आप लीनियर सर्च खुद कर लोगे तो हम कोई सॉर्टिंग भी कर लेंगे अगली क्लास में। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि एक एरे है, ठीक है, और जिस नंबर को आपने एरे में ढूंढना है ना, उसे लाइन बाय लाइन वाइज एक एक करके कंपेयर करना है। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आई हैव सर्टेन एलिमेंट्स, तो मैं चेक करूंगी जो नंबर मुझे ढूंढना है क्या वो 0 पोजिशन पे है। अगर है तो फाउंड, नहीं है तो चेक करूंगी क्या वो 1 पोजिशन पे है। लेंथ ऑफ एन एरे एज इन हर्षित, देखो एक लेंथ तो आप खुद ही बताते हो कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, है ना। मैक्सिमम कितने होंगे वो तो हम खुद ही बताते हैं। बाकी अगर आप यूजर से करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आप यूजर से पूछना चाहते हो, मैंने स्क्रीन शेयर करी नहीं, इसको पहले ले लिया, एक सेकेंड। अगर आप ये मतलब जो मुझे हर्षित का क्वेश्चन समझ आ रहा है, अगर हर्षित ये पूछना चाह रहा है कि मैम हम यहाँ पर साइज दे दें एक बड़ा सा कुछ भी, और फिर आप यहाँ पर यूजर से पूछ सकते हो कि बताओ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कर सकते हो आप। सो हाउ मेनी, क्योंकि इसमें पाइथन की तरह एरे इनपुट नहीं होता ना, आपको लूप लगा के ही इनपुट करना है। देयर इज नो वे कि मैं एक लाइन के थ्रू एरे इनपुट करा लूं। तो मुझे यहाँ पर लूप ही लगाना पड़ेगा इफ आई वांट टू इनपुट एन एरे। आई कैन नॉट इनपुट सीधा सी इन ए करके इनपुट नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सी इन ए लिखने से एरे इनपुट नहीं होता। आपको अगर एरे इनपुट कराना है, आपको पूरा ऐसे लूप लगाना पड़ेगा और सी इन करना पड़ेगा। इसमें ये हो जाएगा कि आपका जो मैक्सिमम साइज है वो
n हो जाएगा, मतलब 20 से कम ले सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो ये n आपकी लेंथ हो जाएगी इस केस में। ठीक है, और फिर आप उसके ऊपर जो भी आगे फर्दर ऑपरेशन करना है वो कर सकते हो ऐसे। जैसे मैंने इसको सेव किया, एक सेकेंड, क्या खुले जा रहा है, अरे सो अब मैं यहाँ पर जितने एलिमेंट्स बोलूंगी उतने ही इनपुट होंगे। मैक्सिमम आई कैन डू अप टू 20। तो मैंने 4 बोले, 4 उसने इनपुट लिए, 4 उसने प्रिंट कर दिए। सो ऐसे हम पूछ के भी कर सकते हैं। इसी को दोबारा से रन करोगे, आपने अब बोला कि 12 एलिमेंट चाहिए, तो अब आपको 12 एलिमेंट एंटर करने पड़ेंगे। सो आई हैव टू एंटर 12 एलिमेंट्स है, फिर वो 12 एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। ठीक है, देखो मेरा क्लास खत्म होने का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मेरे को लगता है कभी कभी वो घड़ी लेके बैठता है, टाइम हो गया, चलो दरवाजा नॉक करने चलो। So that is it for today, and we will be doing next class on Tuesday. तब तक आप ये 2 प्रोग्राम्स ट्राई करना, ठीक है। और जो बच्चे अभी प्रेजेंट हैं उन्हीं को पता है ये ऑफर। तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिया हुआ है, लाइक हर्षित इज देयर, पर्णिका इज देयर, पर्णिका ने लेट ज्वाइन किया है, यशिका इज देयर, लकी और जिया के पास तो है ही ऑलरेडी। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर दिस कोर्स, आप ग्रैब 60 कूपन यूज कर सकते हो। मैं अभी उसको एक्टिवेट कर दूंगी, वो रात 12 बजे से पहले तक एक्टिवेटेड रहेगा, एंड यू कैन बाय द कोर्स विद 60% डिस्काउंट। सो आपको हार्डली 800 रुपीज का पड़ेगा बस। 3 मंथ्स लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। सो पर मंथ अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ना, 300 से भी कम per month, and that too data structures, that too from Anjali ma'am. Anyhow, so पहला क्वेश्चन ये था, you have to count the number of elements in the array divisible by 5. एक एरे में नंबर्स हैं, काउंट करो कितने एलिमेंट्स 5 से डिविजिबल है। ठीक है जी, so that's it for today. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज फीचर है, अगर आप बोल के पूछना चाहते हो तो रेज योर हैंड, आई विल टेक योर कॉल एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। एनीवन? नो डाउट्स? ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।